तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बढ़ेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें, ये यमुनोत्री धाम की शुक्रवार शाम का वीडियो अभी चलाया जाएगा, आप देखेंगे। यह वीडियो यमुनोत्री धाम का है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है तेजी से। यह तस्वीरें देखकर भयभीत होना लाजमी है। इतनी भीड़ इसलिए आई क्योंकि किस धाम में एक दिन में कितने श्रद्धालु जाएंगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया। क्या किसी घटना के होने का इंतजार है? यह सवाल है। तब कोई फॉर्मूला तय होगा जब कोई घटना घट जाएगी, यह दूसरा सवाल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यमुनोत्री धाम में उमड़ता भक्तों का यह सैलाब खतरे को न्योता दे रहा है। क्यों? मैकेनिज्म डेवलप्ड नहीं होने पर अब लगातार यह सवाल उठ रहे हैं कि यात्रा से पहले मैकेनिज्म डेवलप क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यह तस्वीरें देखकर आप भी खौफ खा जाएंगे। किस तरह श्रद्धालु एक सकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा की शुरुआत होने से पहले किसी प्रकार की तैयारी, किसी प्रकार की नियमावली, किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी प्रकार के मैकेनिज्म डेवलप क्यों नहीं किए गए, ये सवाल उठ रहे हैं। तो पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, धामी जी की सरकार से। देखो दोस्तों, ये यमुनोत्री धाम का राजमार्ग है और यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड का ये यमुनोत्री धाम का पैसा कहाँ जा रहा है, हम इस बात को पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, धामी जी की सरकार से, कि यहाँ का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है। देखो दोस्तों, ये यमुनोत्री धाम का राजमार्ग है और यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड का ये यमुनोत्री धाम का पैसा कहाँ जा रहा है, हम इस बात को पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, धामी जी की सरकार से, कि यहाँ का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है। देखो दोस्तों, ये यमुनोत्री धाम का राजमार्ग है और यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड का ये यमुनोत्री धाम का पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये वायरल वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यमुनोत्री धाम का ये वीडियो बताया जा रहा है, ये सकरा रास्ता और इसमें भक्तों की ये उमड़ती जनसंख्या आप देख सकते हैं किस तरह से, और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह से भक्त यमुनोत्री धाम का पैसा कहाँ इस सकरे रास्ते से होकर आगे बढ़ रहे हैं। धामी जी की सरकार से, और अब इस वायरल वीडियो के बाद से धामी सरकार को पूरी तरीके से उनकी सरकार पर और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होगा कि क्या किसी खतरे को न्योता देने का इंतजार किया जा रहा है कि कोई खतरा हो जाए, इसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। जो बजट है वो कहाँ जा रहा है। और अगर नहीं तो फिर यात्रा शुरू होने से पहले यह चीज सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया या कोई मैकेनिज्म डेवलप क्यों नहीं किया गया, ये सवाल उठे। ये तस्वीरें आप देखिए, आप भी इस तस्वीरों को देखकर खौफ खा जाएंगे किस तरह से। गवर्नमेंट सरकार से, धामी जी की सरकार से। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये वायरल वीडियो यमुनोत्री धाम का ये बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो यमुनोत्री धाम का है और किस प्रकार की व्यवस्था है। सवाल वही है कि क्या किसी खतरे के होने का इंतजार किया जा रहा है? इस समय सबसे बड़ा है जो प्रशासन बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है कि इस लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उन्हें किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जो धामों में जो व्यवस्थाएं अब तक की जो बनी हुई हैं उन व्यवस्थाओं से कहीं ज़्यादा अपेक्षाकृत इस समय श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ना तो उनको वो बेहतर सुविधाएं वहाँ पर धामों में मिल पा रही है और ना उनके लिए व्यवस्थाएं बनाने की जो कोशिश की जाती थी वो वहाँ पर दिख पा रही है। यमुनोत्री धाम का ये वीडियो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यमुनोत्री धाम से पहले जो घोड़ा पड़ाव है उस घोड़े पड़ाव का वीडियो है, जहां से पैदल रास्ता ये कह सकते हैं कि काफी संकरा शुरू हो जाता है और जिस प्रकार से भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है, जो श्रद्धालु वहां पर आए हुए हैं, उस एक ही रास्ते से ये कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं के पैदल जाने का रास्ता भी है और जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो भी उसी रास्ते से जाते हैं। ऐसे में अगर कोई भी छोटी सी भी चूक वहां पर हो जाती है तो बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है और जान और माल दोनों का नुकसान इस यात्रा के दौरान वहां पर राज्य सरकार को उठाना पड़ सकता है। और
सबसे पहले यही बात विपक्ष की तरफ से भी कही जा रही थी और प्रशासन के सामने भी यही चुनौती थी कि कम से कम जो धामों के जब कपाट खोले जाएंगे और उसके बाद जो यात्रा विधिवत रूप से शुरू होगी उस दौरान भीड़ को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ना तो कोई ऐसा सिस्टम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बनाया गया, ना ही अभी ऐसे सिस्टम को बनते हुए देखने की कोई बात वहाँ पर हो रही है जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, या जो धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उस कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पर श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया जाए ताकि वहाँ पर उनके दर्शन भी सुगम हो सके और भीड़ पर भी नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन बेहताशा भीड़ जो श्रद्धालुओं की भारी संख्या वहाँ पर पहुंची है, चाहे यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें, चाहे गंगोत्री धाम की बात करें या फिर केदारनाथ धाम की बात करें, यहाँ पर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भीड़ को कैसे यहाँ पर नियंत्रित किया जा सकता है। जी अब जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि लगातार रजिस्ट्रेशन भक्तों के अभी बढ़ी रहे हैं, वो धीरे धीरे कहीं पर 4 लाख, कहीं पर 6 लाख, कहीं पर 24 लाख। जिस तरीके की ये व्यवस्थाएं हैं, ये वीडियो देखकर इस बात का साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन सिर्फ कागजी तौर पर व्यवस्था मुहैया कराने की बात कर रहा है, क्योंकि इतने सकरे रास्ते में उसमें बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे और उसी रास्ते से आप बता रहे जानवर भी उसी रास्ते पर, खच्चर भी उसी रास्ते से होकर जा रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को वो व्यवस्था कहां मिल पा रही है जिसका वायदा लगातार सरकार कर रही थी कि हम जैसे ही कपाट खुलेगा हम पूरी व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल इस समय प्रशासन के सामने भी है और धामी सरकार के सामने भी है कि कैसे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जा सके और उनकी यात्रा को सुगम और बेहतर वहां पर बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा है वो ये कह सकते हैं कि 23 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं की तरफ से यहाँ पर किए जा चुके हैं। 23 लाख में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन, 8 लाख से ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो केदारनाथ धाम के लिए यहाँ पर हुए हैं। जो वीडियो इस समय हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, ये यमुनोत्री धाम का वीडियो जहाँ पर 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। सिर्फ अभी ये कह सकते हैं कि कपाट खुले हुए सिर्फ 24 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर हुआ है और जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, ऐसे में प्रशासन की जो व्यवस्थाएं बनाई गई है दर्शन के लिए वो सब ध्वस्त होती हुई वहां पर नजर आ रही है। जो प्रशासन की टीमें वहां पर रास्ते में होनी चाहिए थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, वो चीजें वहां पर देखने को नहीं मिल पा रही है। लगातार प्रयास यही था और कोशिश भी यही थी कि किसी भी प्रकार से जो भीड़ है उस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और कम से कम रास्ते में हर वो सुविधाएं वहां पर यात्रियों को मिल सके जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ या उनके जान मान के साथ कोई खिलवाड़ वहां पर ना हो। लेकिन ऐसा रास्ते भर में कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है। प्रशासन की जो कोशिश है वो सारी ध्वस्त हो चुकी है और अब ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, प्रशासन के सामने भी है कि जो लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंचे हैं उनके लिए कैसी बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। और अब तो ये कह सकते हैं कि अभी सिर्फ 3 धामों के कपाट कल खुले थे और उन 3 धामों के कपाट में ही ये हाल यहाँ पर देखने को मिला है और कल जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो फिर ये आंकड़ा लाखों में यहाँ पर पहुंचेगा और फिर शायद प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी कि भीड़ को भी नियंत्रित करना है और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनकी यात्रा को सुगम और सरल भी बनाना है, उनके लिए बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है। क्योंकि ऐसे में जो व्यवस्थाएं अभी धरातल पर उतरी नजर आ रही है, जो धामा में जो प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर बनी नजर आ रही है, वो सब भारी भीड़ की वजह से ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। जी अब जिस तरीके से वायरल वीडियो में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि इतने सकरे रास्ते में इतने भक्त इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार जब प्रशासन पर हम सवाल इसीलिए कर रहे थे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, तो प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि व्यवस्था पूरी कर ली गई है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा हम मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन पहले ही दिन में जिस तरीके से उत्तराखंड प्रशासन की पोल खुली है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे की जो सबसे असल वजह है वो यही है कि जो स्थानीय प्रशासन की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो सही तरीके से वहां पर निर्वहन नहीं की गई है। स्थानीय प्रशासन को जो बजट पूर्व में अलॉट कर दिया गया था कि वहां पर धामों में जो यात्रा की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को सही तरीके से सुनिश्चित कर लिया जाए, समय रहते हुए पूरी व्यवस्थाओं को वहां पर बना लिया जाए। उस व्यवस्था को बनाने में जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से विफल साबित यहाँ पर हुआ है। ये कह सकते हैं कि पहले दिन ही कपाट खुलने के बाद जिस तरीके के वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो यमुनोत्री धाम का है, ये सिर्फ कुछ ही सेकंड का वीडियो है जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ धामों के लिए उमड़ी हुई है। केदारनाथ धाम के जैसे ही और वीडियो यहाँ पर आएंगे फिर शायद प्रशासन की जो चुनौती है वो और बड़ी होगी और जो प्रशासन की अभी तक की जो कुंभकर्णीय निंद्रा है, यानी जो प्लान उन्होंने कागजों में तैयार किया है धरातल पर अभी तक नहीं उतार पाए, फिर शायद उनके सामने ये बड़ी
चुनौती होगी, जिस चुनौती से पार पाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित यहाँ पर होगा। अभी ये कह सकते हैं कि सिर्फ पहला दिन ही है और आगामी 6 महीने तक लगातार इस यात्रा को चलना है। और जिस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये कह सकते हैं कि पहले दिन के सिर्फ कुछ ही घंटे यहाँ पर हुए हैं और जैसे जैसे ये यात्रा का समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे गुजरेंगे, भक्तों की भीड़ इससे ज्यादा यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि पिछली बार आंकड़ा 56 लाख को पार कर गया था, इस बार उम्मीद है कि श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा होगा वो कम से कम 65 से 70 लाख के करीब यहाँ पर पहुंच सकता है। फिर शायद प्रशासन के लिए, उन सभी यात्रियों के लिए सुविधाएं देना सिर्फ एक बड़ी चुनौती भी होगा। प्रशासन ये भी सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये वायरल वीडियो यमुनोत्री का बताया जा रहा है और जिस तरह से ये तस्वीरें खौफ को भी खौफ पैदा कर दे रही हैं, किस तरह से बच्चे बुजुर्ग इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं राजमार्ग है और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कोई मैकेनिज्म तैयार क्यों नहीं किया गया। कितने भक्त एक बार में दर्शन करने जाएंगे, कितने की सरकार से कि यहाँ का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ साथ दिखाई देंगे। 17 मई को रायबरेली और अमेठी में संयुक्त जनसभा करेंगे दोनों एक साथ। और इस जनसभा में क्या कुछ समीकरण बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और दोनों सीटों पर 20 मई को मतदान होता है, यानी अमेठी और रायबरेली। तो एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमें साथ साथ दिखाई देंगे। एक बार फिर से जनसभा करते हुए वो हमें दिखाई देंगे और इन दोनों के एक साथ आने से और जनसभा करने से समीकरण में कितना बदलाव होगा, चुनावी समीकरण में कितना बदलाव होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और दोनों सीटों पर यानी अमेठी और रायबरेली को 20 मई को चुनाव होना है, माफ करिएगा मतदान होना। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जनसभा करेंगे। अमेठी और रायबरेली 5वें चरण में दोनों सीट पर चुनाव है। 20 मई को चुनाव अमेठी और रायबरेली। रायबरेली से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इन दोनों सीटों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू तिवारी हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। राजू, आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 17 तारीख को एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जनसभा करते हुए दिखाई देगी, कितना प्रभाव पड़ने वाला है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ आने से और एक बार फिर से जनसभा करने से? जी देखिए, मैं बता दूं, बताया जा रहा है कि तो राजू से हमारा संपर्क, हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर संयुक्त जनसभा करेंगे राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव। 17 मई को जनसभा करेंगे और 20 मई यानी 5वें चरण में रायबरेली और अमेठी की सीट पर मतदान होगा। उससे 2 दिन पहले 17 तारीख को जनसभा करेंगे, संयुक्त जनसभा करेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तो एक बार फिर से हमें दोनों की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी। तो दोनों एक साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 17 मई को रायबरेली और अमेठी में संयुक्त जनसभा होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से, यानी कांग्रेस की तरफ से। रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता दें कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी दोनों जगह संयुक्त जनसभा करेंगे, साथ साथ दिखाई देंगे। एक साथ एक बार फिर से ये जोड़ी हमें देखने को मिलेगी।
तो 2017 विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से हम अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी को देखेंगे। 17 मई को रायबरेली और अमेठी में जनसभा है। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीट बेहद हॉट मानी जाती हैं और कांग्रेस की विरासत मानी जाती है अमेठी और रायबरेली दोनों सीट, क्योंकि रायबरेली सीट जो है वो राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी वहां से सांसद रह चुके हैं और इस बार राहुल गांधी उनकी जगह लेने और उनकी कमान संभालने के लिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी की बात करें तो अमेठी में एक बार राहुल गांधी हार चुके हैं और ये दोनों सीटें कांग्रेस की विरासत मानी जाती है। बताया जाता है कि कांग्रेस यहां पर रायबरेली और अमेठी में उनकी खानदानी सीट है। तो इस दोनों सीट पर राहुल गांधी जनसभा करेंगे 17 मई को। अब देखना होगा कि इस जनसभा के बाद चुनावी समीकरण में कितना बदलाव होता है। तो दोनों सीट पर 20 मई को मतदान होगा। यह बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो राजू तिवारी हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरीके से 17 मई को रायबरेली और अमेठी में जनसभा करेंगे और एक बार फिर से 2017 वाली जोड़ी यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाली जोड़ी हमें देखने को मिलेगी, तो चुनावी समीकरण में या धरातल पर कितना बदलाव होगा जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनसभा करेंगे? जी, मैं आपको बता दूं काटने का प्रयास किया जा सकता है कांग्रेस दोनों पार्टी जी अपने पक्ष में लाए। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे के बेटे का बड़ा बयान आया। राज पांडे ने दिनेश सिंह को वोट देने की अपील की है। राज पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील की है, उनके समर्थन में वोट करने की अपील की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में वोट की अपील की है समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे के बेटे राज पांडे ने। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे राज पांडे और एक तरीके से देखा जाए तो और मैं अपने सम्मानित जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा वो इतनी भीड़ में यहाँ पे आए और हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बाकी ये आंधी और ये जनता सब बता रही है कि सरकार किसकी आ रही है और जैसा यहाँ पे भीड़ उमड़ी है, मैं आप सबसे बस ये विनती करना चाहूंगा कि इसी तरह मोदी जी और अमित शाह जी का काम आगे बढ़ाएं और बीजेपी की सरकार बनाएं और प्रत्याशी को यहाँ से जिताते रहें। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।